ऑप्शन 1 इम्यूनिटीज हैं, ऑप्शन 3 राइट्स इम्यूनिटीज दोनों हैं, ठीक, ऑप्शन 4 ना राइट्स ना इम्यूनिटीज। इतने में काम हो गया। अधिकांश लोगों को लगेगा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस संसदीय विशेषाधिकार केवल अधिकार है, अधिकार भी है और कुछ छूटे भी हैं। बस में आ रही है, हिंदी वाले लिख ले दो चीज, कुछ अधिकार भी हैं, कुछ उन्मुक्तियां भी हैं। उन्मुक्ति बोलते हैं नोटिस में हिंदी में, और ये व्यक्तिगत और कलेक्टिवली, सामूहिक और व्यक्तिगत इंडिविजुअली सदन के मेंबर्स को मिलते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, क्या है मामला, पूरा मसला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 में दो प्रिविलेजेस स्पेशली मेंशन है, दो प्रिविलेजेस विशेष रूप से मेंशन है, दो प्रिविलेजेस, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, एक दो प्रिविलेजेस यहां पे मेंशन है आर्टिकल 105 में। और दो प्रिविलेजेस कौन कौन से हैं? एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, और दूसरा है वोट डालने का अधिकार। वोट, संसद में किसी मसले में वोट डालने का इनका अधिकार है, स्पीचेस एंड वोट डालने का अधिकार, ये दो प्रिविलेज मेंशन है। ठीक, ये मेंशन है, संविधान लिखा हुआ है, वोट डालने का अधिकार और बोलने की आजादी। ठीक, क्यों दिया गया था अधिकार इनको? फ्रीडम स्पीच इनको क्यों दिया गया? क्या फंक्शन, मतलब ज्यादा बेहतर तरीके से वो अपनी बात रख पाए। यदि उन्हें किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा तो हो सकता है कि वो उस मसले को अच्छे से ना रख पाए। हमको बोलने की आजादी, मैं उसका अधिकार का भी इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत एक और अधिकार है इकट्ठा होने का अधिकार, जिसका इस्तेमाल अपन लोग कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी हथियार के। आशा करता हूं कि हथियार लेके नहीं बैठा हो क्लास के अंदर। ठीक ना, ये सब अपने अधिकार है, लेकिन मेरा जो बोलने की आजादी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। पार्लियामेंट्री मेंबर्स पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है काफी व्यापक लेवल पे। इंडिविजुअल जो हमें मिला है उससे ज्यादा उनको मिला है। क्यों मिला है? ताकि वो अपनी बात को बोल पाए बिना किसी भय और दबाव के। इसी पर वोटिंग का है। इसके अलावा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत कुछ अन्य प्रिविलेजेस भी उनको मिले। लिखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कुछ अन्य प्रिविलेजेस भी संविधान के तहत उनको दिए गए हैं। ठीक, जिसमें से एक ये है कि इनको अरेस्ट और डिटेंशन, गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी, डिटेंशन। देखिए, दो लेवल पे गिरफ्तारी होती है। एक तो कुछ किया है आपने तो आपकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन यदि कभी कभी आपने कुछ नहीं किया तो भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, केवल इस आधार पे कि आपके द्वारा कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। आप दंगों को भड़का सकते हैं, ठीक, क्लियर, या आप हेट स्पीच के माध्यम से लोगों को आपस में ला सकते हैं, तो डिटेंशन पे आप चले जाओगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं इसको, निवारक नजरबंदी। ठीक, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको सिविल प्रोसेस के तहत, नागरिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी और डिटेंशन से उन्मुक्ति भी मिली हुई है 1908 के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत। बात समझ में आ गई? ये तो स्पष्ट है। दो इसके अलावा जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, जिसमें गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी शामिल है। और इसमें सदन की जब बैठक चल रही हो उस दौरान गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ठीक, सदन की बैठक होने से 14 से 40 दिन पहले गिरफ्तारी नहीं है, और बैठक होने के बाद भी 40 दिन इसमें पूछा जाएगा कि कितने दिन का इसमें प्रावधान है। इसी को यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में ऑप्शन में घुमा के 40 की बजाय कर देगी 30 दिन या 15 दिन। तो यहां पे याद रखिएगा 40 डेज, 40 दिन की अवधि रखी गई है गिरफ्तारी से छूट के रूप में
सदन की कार्रवाई चलने से पूर्व और चलने के पश्चात। ठीक, हाँ, आपराधिक मर्डर करोगे तो जेल जाओगे ना। अब मर्डर ही किया है आपने तो उसमें तो फिर जेल जाओगे, उसमें काहे का फिर निवाक नजरबंदी। ठीक, हाँ, आगे आइए। अब ये जो राइट्स इमिटेशन को मिले हुए हैं, यदि इनका कोई ब्रीच करता है, उल्लंघन करता है, तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है। देखिए, उल्लंघन के मामले में प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया यह है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकार के उल्लंघन पे संसदीय कानून के तहत दंड देने का अधिकार है। ऐसा कोई अपराध यदि किया जाएगा उसको बोलेंगे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। बात समझ आई? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, लिखते चलिए, लिखते चलिए। नहीं लिखेंगे तो ऐसा नहीं सुंदरकांड टाइप सुनने से ही नहीं, पीछे ना बता रहा हूं ना, पुण्य की प्राप्ति होगी। नहीं, कभी कोई कथा ऐसी होती है सुनने से ही लोगों को लाभ मिल जाता है, वो टाइप का नहीं है। यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। तो इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पे प्रिविलेजेस, बीच प्रिविलेज बोलते हैं ऐसे किसी अपराध को, और ये पनिशमेंट अंडर लॉ ऑफ पार्लियामेंट होता है। ठीक, अब जब भी कभी ऐसा कोई मामला आएगा तो उसके लिए प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले एक नोटिस सदन में लाया जाएगा, जिसको बोलेंगे जो एक मोशन के रूप में होगा। एक नोटिस आएगा जो एक मोशन के रूप में होगा। ठीक, ये कोई भी सदस्य ला सकता है, कोई भी सदस्य सदन का, उनके विरुद्ध जिनने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है, उनके विरुद्ध जिनने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है। ठीक, सबसे पहले स्क्रूटनी ये की जाएगी कि जो राज्यसभा का चेयरपर्सन है, यदि राज्यसभा में आया तो, और यदि लोकसभा आया तो स्पीकर, सबसे पहले वो लोग स्क्रूटनी करेंगे कि वास्तव में ये कोई मामला है कि ऐसे ले आए हैं। पहले लेवल पे स्क्रूटनी जो होगी प्रिविलेज मोशन की, वो स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन करेंगे। ठीक, ऐसी तो नहीं है कि बस घर से बना के ले आए हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है ना। ठीक, इसके बाद ये तय करेंगे कि क्या ये मसला, क्या ये जो मोशन है प्रिविलेज मोशन, ये प्रिविलेज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। यदि वो भेजते हैं तो मामला आगे बढ़ेगा, और नहीं भेजते हैं तो आपकी शिकायत में कोई दम नहीं है। ठीक, समझे ना। तो उसके बाद यही लोग तय करेंगे, स्क्रूटनी करके, जांच करके, कि क्या ये मसला, ये जो प्रिविलेज मोशन है, जो विशेषाधिकार प्रस्ताव आया है, या कमेटी को भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। भेजा जाए कि भेजा जाए। ठीक, भेजा जाए कि भेजा जाए। और फिर जो कमेटी होगी उसकी रिपोर्ट के आधार पर वो रिपोर्ट देगी। यदि भेज दी अपन ने तो कमेटी रिपोर्ट देगी, और नहीं भेजा तो मतलब ही खत्म हो गया। अब वो कमेटी जो होगी उसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी कि वास्तव में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो इस पर क्या कार्रवाई, एक्शन क्या लिया जाए। वो रिपोर्ट को आधार बना के एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठ गई अच्छे से। चलिए, अब प्रिविलेज मोशन के दायरे में या पायलट प्रिविलेज दायरे में कौन नहीं आता, याद रखिएगा कि इसके दायरे में राष्ट्रपति नहीं आता। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के दायरे में राष्ट्रपति नहीं आता। राष्ट्रपति के लिए अलग से 361 में प्रिविलेज दिया गया है, 105 में नहीं है। एक 105 में मेंबर्स और हाउस का है, एमपी और हाउस का है, राष्ट्रपति का नहीं है। ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो दिए गए हैं उसमें उन लोगों को शामिल माना गया है जो हालांकि मेंबर नहीं है, लेकिन जिनके पास सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, जिसे अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल मेंबर तो नहीं है, लेकिन यदि
कोई ऐसा लॉ का क्वेश्चन आया, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और हाउस में उसको एक्सप्लेन करना है उस लॉ के मैटर को, उसको बुलाया गया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के पास से पावर है कि वो किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेता है आवश्यकता पड़ने पर। जबरदस्ती नहीं कि नहीं मैं आज लूंगा, आज सोमवार का दिन है तो मैं आज इसमें भाग जरूर लूंगा, आज सदन में और बोलूंगा, भले मुझे आए चाहे नहीं आए। ठीक, बस वही नहीं, ये मसला जो रहेगा जब आवश्यकता पड़ेगी तभी वो लेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये जो अटॉर्नी जनरल का मसला है, ये इनको भी पार्लियामेंट पीरियड में मिलेगा, क्योंकि ये भी या तो बोलेंगे, वोट तो डालेंगे नहीं, ये अधिकार तो उनके पास है नहीं। ठीक, आपको समझाया था कि दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दोनों सदनों में भाग सकते हैं, भले ही वो उस हाउस के मेंबर हो चाहे नहीं हो, एक और दूसरे मिनिस्टर्स। मिनिस्टर भले लोकसभा से चुन के आया है, लोकसभा का एमपी है, लेकिन मान लीजिए कोई प्रश्न उठाया राज्यसभा में और उसको वहां पे स्पष्टीकरण देना है, तो मंत्री जो होंगे वो दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डालेंगे, वोट उसी हाउस में डालेंगे जिस हाउस के मेंबर है। बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसमें मैंने इसलिए बोला कि एक बार एग्जाम में आया गया था कि अटॉर्नी जनरल कब भाग लेता है संसदीय कार्रवाई में, कब भाग लेगा, जब कोई लीगल क्वेश्चन, कोई लीगल मैटर हाउस में है और इसके लिए आवश्यकता है कि जो गवर्नमेंट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर है वो उसको एक्सप्लेन करे, वो उसको क्लियर करे, तब अटॉर्नी जनरल भाग लेता है। ठीक है, पॉइंट दिमाग के अंदर क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को लेकर स्थिति। तो क्या है संसदीय विशेषाधिकार? संसदीय विशेषाधिकार वो है जो अनुच्छेद 105 में दिए गए। विशेषाधिकारों के अंतर्गत दो चीज आती हैं, राइट्स और इम्यूनिटीज, अधिकार और छूटे। ये अधिकार और छूट जो है ये व्यक्तिगत लेवल मिली है एक एक पर्टिकुलर एमपी को, पूरे हाउस की भी गरिमा है, डिग्निटी है, तो वो भी एक एक्टिव। तो सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों तरह के अधिकार और इम्यूनिटीज है। ठीक, इसके अलावा बाकी कुछ अधिकार, इसके इसमें दो जो प्रिविलेजेस हैं वो स्पष्ट किए गए हैं, एक सदन में बोलने का अधिकार और सदन के अंदर वोट डालने का अधिकार, ये स्पष्ट है। इसके अलावा सिविल प्रोसीजर के तहत इनको गिरफ्तारी से छूट दी गई है सदन की कार्रवाई के 40 दिन पहले और 40 दिन सिविल मैटर्स। ठीक, ये अधिकार को मिली हुई है। क्लियर यहां तक?